नमस्कार दोस्तों। हम आज जो कहानी लाए हैं उसका शीर्षक है मातृभूमि का मान, जिसे श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है। और यह एकांकी है जो आईसीएसई बोर्ड के 10th क्लास के सिलेबस में भी है। यह एक राजपूती आन बान शान की कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि हमेशा ही अकड़ और अभिमान से बात नहीं बनती है, कभी कभी झुकने वाला भी जीत जाया करता है। तो कहानी में दो राजा हैं। एक मेवाड़ के राजा हैं, महाराणा लाखा, और एक है राव हेमू, जो कि बूंदी के शासक हैं। बूंदी एक छोटा सा राज्य है, जबकि मेवाड़ एक बड़ा राज्य है। अब क्योंकि बाहर से आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, तो राजपूत राजा अपनी आसपास की छोटी रियासतों को मिलाकर एक सशक्त संघ जैसा बनाना चाहते हैं। इसीलिए मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह को बूंदी के राजा के पास भेजा जाता है कि वे मेवाड़ के अधीन हो जाएं। लेकिन यह सुनकर बूंदीगढ़ के शासक हेमू इसे स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अभय सिंह समझाते हैं, महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में बंध जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। राव हेमू कहते हैं कि प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह अपने राज्य वापस आकर जब महाराणा लाखा को ये सब बातें बताते हैं तो वे बहुत उदास होकर कहते हैं, इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। वे अपनी हार से मानो अंदर ही अंदर अपमान की आग में जल रहे थे। अभय सिंह राणा को समझाते हैं, आप इतना शोक क्यों करते हैं? हाड़ाओं ने रातों रात हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। हमारे सैनिक प्राणों की रक्षा के लिए भाग गए। तब भी आप राव हेमू से प्राणों पर खेल कर भी लड़ने को तैयार थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए थे, और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है महाराज? अब महाराणा जवाब में कहते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए कोई बात नहीं, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, यह ठीक नहीं। सुनो अभय सिंह जी, मैं इस कलंक के टीके को धोना चाहता हूँ। अभय सिंह फिर कहते हैं कि हमने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। अब महाराणा प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक वह विजय प्राप्त नहीं करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब अभय सिंह कुछ सहम से जाते हैं, कहते हैं, हाड़ा वीर मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते हैं, हमारे वीर भी युद्ध में जी जान लगा देंगे, किंतु जीत हासिल करने में कई दिन भी लग सकते हैं महाराज, आप यह प्रतिज्ञा न लें। तभी महाराणा ऊंचा करके कहते हैं, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली हो? महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। इन्हीं बातों के बीच में एक चरनी यानी फीमेल वर्कर आती है और कहती है, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? मेवाड़ को हाड़ा लोग विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता या गलती हो गई है तो उसे भूल जाएं। राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें महाराज। अब अभय सिंह महाराणा की प्रतिज्ञा के बारे में चरनी को बताते हैं।
चरनी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, दुर्भाग्य है महाराणा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। इस आग को कोई भी देश का शुभ चिंतक फैलने नहीं दे सकता है। अब एक सन्नाटा सा छा जाता है। गंभीरता से सोचने के बाद चरनी कहती है, इसका एक ही उपाय है। एक बूंदी गढ़ के जैसा नकली दुर्ग या किला बनाया जाए। महाराणा उसे नष्ट करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। तो सब सहमत हो जाते हैं और एक नकली बूंदी जैसे किले का निर्माण जल्दी ही करवाया जाता है। ये सब काम झाम तो केवल राजा की प्रतिज्ञा रखने के लिए किया जा रहा था, जबकि महाराणा के मन में अभी भी यही चल रहा था कि समय आने पर वह राजा हेमू को सबक जरूर सिखाएंगे। अब राजा और सेनापति जब नकली किले को देखने गए तो उन्होंने सोचा कि किला नष्ट करेंगे तो ठीक है, लेकिन हराएंगे किसे? सामने से कोई लड़ने वाला भी तो होना चाहिए, मतलब एक नकली सेना भी चाहिए। अब उन्हीं के पीछे जो सैनिक खड़े थे उनमें कुछ बूंदी के निवासी भी थे, जिनका जन्म और बचपन बूंदी में ही हुआ था। उन्हें यह अपनी मातृभूमि का अपमान लगा, किंतु राजा के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, तो वे स्वयं ही एक ऐसी टुकड़ी के रूप में अलग हो गए जो कि इस नकली बूंदी को बचाना चाहते थे। अब एक खेल सा तैयार हो गया। युद्ध शुरू हुआ। जो वीर सिंह की टुकड़ी थी और बूंदी का बचाव कर रही थी, उन्होंने वास्तव में महाराणा और उनके सैनिकों को धूल चटा दी और एक संघर्षपूर्ण लड़ाई में सचमुच में ही एक नकली युद्ध में अपनी जान न्योछावर कर दी। महाराणा कहते हैं, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु हो गए हैं। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके। जाओ दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ। परंतु आज व्यर्थ के दंभ ने कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि भी ले ली है। तभी चारनी आती है, कहती है, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। महाराणा दुखी से दिखाई देते हैं। चारनी, तुम क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को और दुखी करती हो? न जाने कि बुरे मुहूर्त में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए। ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। महाराणा वीर सिंह के शव के पास बैठकर रोते हुए कहते हैं, चारनी, क्या मुझे क्षमा मिलेगी? क्या बूंदी का प्रत्येक राजपूत इस दुर्घटना को भूल सकेगा? इतने में एक रथ से कोई राजा उतरता है और महाराणा के पास आकर कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक थे और एक ही रहेंगे। हम सब राजा महाराजा नहीं हैं, बल्कि अपने देश के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। यह और कोई नहीं, राजा हेमू ही थे। अंत में सभी उस मातृभूमि के लाल वीर सिंह के सामने सिर झुकाकर उसे सम्मान देते हैं। तो लीजिए, यह मातृभूमि की आन बान और शान की कहानी समाप्त होती है। अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कीजिए। जो नए हैं चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अच्छी कहानियाँ सुनकर अपने विचारों को शुद्ध करिए। सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।